हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक कार का या किसी भी गाड़ी का बेस ट्यूब एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। बेस ट्यूब आप में से कितने लोगों ने इस्तेमाल किया गाड़ी में, कमेंट करके बताना। तो उसी की आज मैं रिपेयरिंग करूंगा। इसमें एक फॉल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। फॉल्ट ये है कि जब इसको गाड़ी में सारे कनेक्शन वगैरह करके चलाया जाता है तो कुछ देर चलने के बाद ये बंद हो जाता है। फिर ऑफ करने के बाद ऑन करके फिर ये ऑन होता है। और कभी कभी तो कंटिन्यूअस चलता रहता है और कभी कभी ये बंद हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम इसके अंदर आती है वो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। साथ में इस एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा सा जानकारी भी दूंगा आपको। तो पहले एक बार मैंने पूछा भी था कमेंट करके, सॉरी वीडियो में क्वेश्चन किया था कि कितने लोग इस एम्पलीफायर की जानकारी चाहते हैं तो बताएंगे। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करी थी कि इसमें जो है एम्पलीफायर में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो चलिए आज वो भी बता दूंगा। वीडियो लंबी हो सकती है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा धैर्य से देखें। कई सारी चीज़ें इसमें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर इस एम्पलीफायर में कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, पहले मैंने पूरा इसको खोल लिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्क्रू इसमें लगे हुए रहते हैं। पहले मैं इस पूरे पीछे इसके बॉक्स को इस तरीके से फिट कर देता हूँ। ये इस तरीके का एम्पलीफायर रहता है। इसमें क्या है कि भाई इसमें कनेक्शन होते हैं ग्राउंड। बैटरी का जो नेगेटिव होता है ग्राउंड के साथ में जुड़ता है, और बैटरी से जो पॉजिटिव 12 वोल्ट आता है वो इसमें जुड़ता है। और ये रिमोट वाला जो कनेक्शन होता है इसमें 12 वोल्ट का एक इग्निशन से चाबी से जो 12 वोल्ट निकलता है वो रिमोट पे आता है, या इससे आप अपने मैनुअली स्विच के साथ में जोड़ सकते हैं। तो इसमें भी 12 वोल्ट ही जाता है। जब हम ऑन टेबल टेस्टिंग करेंगे इसकी तो इन दोनों में 12 वोल्ट एक वायर के माध्यम से इस तरीके से जंपर करके इन दोनों में 12 वोल्ट देंगे और इसमें नेगेटिव देंगे, लेकिन गाड़ी में ये इग्निशन का रहता है। ठीक है। तो ये जो कनेक्शन होते हैं इस तरीके से करने होते हैं। बाकी इनपुट ये है, और ये वॉल्यूम का इसके वॉल्यूम और ये फ्रीक्वेंसी का है, और ये क्रॉस ओवर अगर नॉर्मल स्पीकर आप चलाना चाहते हैं इस तरीके से बेस, नॉर्मल इस तरीके से बेस इस तरीके से। ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि भाई ये कभी कभी ये बंद हो जाता है और कभी कभी ये चलने लगता है। ऑफ करके ऑन करके फिर से चलने लगता है। तो ये जो प्रॉब्लम इसके अंदर बनती है वो उसका बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन भाई देखिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं सीधे मुद्दे पर जाता हूँ। तो ये कनेक्टर जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो कनेक्टर इसका आप देख रहे हैं, तो सबसे पहली नज़र मेरी इधर ही पे पड़ी। आप देख सकते हैं ये कनेक्टर, देखिए ब्लर हो गया थोड़ा सा। ये कनेक्टर यहाँ पर इस तरीके से हिलने की वजह से आप देख सकते हैं इसकी तीनों ये कनेक्शन ये टूटे हुए हैं। कनेक्शन यहाँ पर ये दोनों तो फिर भी इसमें हल्का हल्का सा सेट है, लेकिन ये रिमोट वाली जो लाइन है वो हल्का सा यहाँ पर टच होने से यहाँ पर चल तो रहा है, लेकिन जब ये हिल रहा होगा, जब ये कहीं पर गड्ढों में गाड़ी जा रही होगी उस वक्त ये हिलने से फिर ये बंद हो जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ये ज़्यादातर हमने बेस ट्यूब के अंदर देखी है। तो ये प्रॉब्लम ये इन वजह से सबसे ज़्यादा आती है। और ये किस किस कारण से और ये प्रॉब्लम आ सकती है उस बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, साथ में और भी चीज़ें बताऊंगा। तो स्पीकर के जो कनेक्शन होते हैं यहाँ पर प्लस या माइनस स्पीकर के कनेक्शन होते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इस लाइन को जोड़ता हूँ और इसके बाद इसके अंदर के सर्किट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगा। 2-3 1 मिनट उसमें भी लगेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ मोटी वायर्स का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो एक वायर को यहाँ से हम इधर तक सोल्डरिंग करेंगे, और एक वायर को यहाँ पर से इधर तक मोटी मोटी वायर को हम सोल्डरिंग करेंगे। तीसरी वायर को, ग्राउंड की वायर को यहाँ पर से यहाँ तक सोल्डरिंग करेंगे, ताकि ये सोल्डरिंग होने के बाद ये हिल भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर एक मोटी वायर मैंने छील ली है और यहाँ पर पेस्ट पहले इसमें अप्लाई करूँगा, और उसके बाद इसको सोल्डरिंग करूँगा बहुत ही पक्के तरीके से। ये देखिए, बहुत ही पक्के तरीके से इसमें हमें सोल्डरिंग करनी रहेगी। ये बहुत सारे बेस ट्यूब में ये प्रॉब्लम हमने सबसे ज़्यादा देखी हुई है। तो इसी प्रॉब्लम से क्या होता है ना, इसके और भी रीज़न हो सकते हैं। उन रीज़न के बारे में भी अभी आपको इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। देखिए, इस तरीके से अगर एक बारी सोल्डरिंग हो जाए तो फिर ये काम पक्का ही हो जाएगा। अभी ग्राउंड के जो पॉइंट हैं इसमें भी देखिए,
तो फाइनली ये काम हो चुका है। अब इसमें मैं आपको इस सर्किट के बारे में थोड़ा-सा मैं जानकारी देना चाहूँगा, ठीक है? अभी ऑन करके अभी आपको पहले, चलिए पहले सर्किट की जानकारी दे दूँ, फिर आपको एक बारी ऑन वगैरह करके दिखा दूँगा। तो यहाँ पर ये जो सर्किट होता है, ये जो एम्पलीफायर होता है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है आपका इन्वर्टर सेक्शन और दूसरा होता है एम्पलीफायर सेक्शन। अब ये इन्वर्टर सेक्शन इसके अंदर क्यों दिया जाता है उसकी जानकारी दूँगा। देखिए इन्वर्टर सेक्शन जैसे आप जानते हैं, जितने भी ये ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर होते हैं, ये ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर है, इसमें ट्रांजिस्टर इसमें ये देखिए 2 ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए हैं। इसमें 1941 और 51 98 2 इसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। जो भी ये ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर होते हैं, वो डुअल वोल्टेज से चलते हैं, एक माइनस वोल्टेज से और एक प्लस वोल्टेज से। जैसे आपने जितने 30-55 एम्पलीफायर है और जो भी बड़े जो एम्पलीफायर्स होते हैं, वो देखे होंगे आपने, उसके लिए 12-0-12 ट्रांसफॉर्मर या 18-0-18 ट्रांसफॉर्मर, 30-0-30 ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत पड़ती है। अब गाड़ी के अंदर भैया ट्रांसफॉर्मर तो लगा नहीं सकते हैं, तो गाड़ी के अंदर इन्वर्टर सेक्शन इसमें बनाया जाता है, ताकि वो इन्वर्टर सेक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ से 12 वोल्ट जो गाड़ी के माध्यम से जो बैटरी है उसके माध्यम से 12 वोल्ट इसके अंदर जाती है, और उस 12 वोल्ट को वो इन्वर्टर सेक्शन क्या करता है, कन्वर्ट करता है। 30-0-30 में वो कन्वर्ट करता है उस वोल्टेज को। 12 वोल्ट को इन्वर्टर सेक्शन क्या करता है, 30-0-30 में कन्वर्ट करता है। अब 30-0-30 हमारी क्या होगी, एक प्लस 30 होगी, एक माइनस 30 होगी। वो 30-0-30 जो होती है, उस वोल्टेज से फिर ये एम्पलीफायर को चलाया जाता है। तो पहला सेक्शन हमारा 12 वोल्ट से 30-0-30 करने के लिए इन्वर्टर सेक्शन, और फिर 30-0-30 से एम्पलीफायर को चलाया जाता है। तो ये आपका इन्वर्टर सेक्शन, ये जो सेक्शन है आपका, वो इन्वर्टर सेक्शन होता है। यहाँ से ये एक आईसी होती है, पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी होती है। इस आईसी का जो क्या यूज है, इस आईसी को ये मॉसफेट को पल्स देने के लिए, मॉसफेट को रन कराने के लिए, या मॉसफेट को ड्राइव कराने के लिए इस पीडब्ल्यूएम आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉसफेट को ड्राइव करेंगे, फिर मॉसफेट क्या करेगा, जो वोल्टेज होगी उसको ट्रांसफॉर्मर में देगा वोल्टेज को, और ट्रांसफॉर्मर उसको क्या करेगा, उसको स्टेप अप करेगा, बढ़ाएगा, और यहाँ पर वो उसको डबल वोल्टेज जो इसमें 12 वोल्ट को क्या करेगा, प्लस 30 और माइनस 30 में वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। तो इसके अंदर ये देखिए, ये आपका इन्वर्टर सेक्शन, इतना इसका इन्वर्टर सेक्शन है ये वाला, जैसे मैंने अभी इधर बताया था ना। तो इसके अंदर क्या होता है, ये दो आपके मॉसफेट लगे हुए हैं। मॉसफेट का काम पता ही इन्वर्टर में क्या होता है, डीसी को एसी में बदलना। और उसके बाद ये मॉसफेट का जो सिग्नल है आपके ट्रांसफार्मर में जाएगा। ये एक ट्रांसफार्मर होता है, टॉरॉइडल ट्रांसफार्मर होता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, डुअल वोल्टेज को बनाता है। और ये ट्रांसफार्मर के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर एसी बनाएगा। एसी फिर इसको ये चार डायोड हैं वो डीसी में कन्वर्ट करेंगे, और ये डायोड के बाद इस कैपेसिटर में जाएगा। और कैपेसिटर एक प्लस वोल्टेज का कैपेसिटर है और एक माइनस वोल्टेज का कैपेसिटर है। तो जब भी आप यहाँ पर चेक करेंगे, मैं चलिए इस वाले पार्ट को हटा ही देता हूँ, क्योंकि ऑडियो आउटपुट वाला पार्ट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल अभी। अभी देखिए मैं इसमें एक वोल्टेज दे देता हूँ, एक वोल्टेज इसके अंदर दे देता हूँ। ग्राउंड को ग्राउंड में यहाँ पर मैं इस तरीके से जोड़ दूंगा, और 12 वोल्ट और रिमोट के साथ में यहाँ पर प्लस के इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से इसको जोड़ देता हूँ, ताकि ये दोनों के साथ में जुड़ा रहे। ठीक है, इतना करते ही मैं इसको पावर दे देता हूँ, और पावर देते ही एक एलईडी यहाँ पर जल गया है, पावर एलईडी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए चालू तो हो गया है, क्योंकि फॉल्ट यहीं पर से था। अब ये जो फॉल्ट आता है वो और कौन सी जगह से आता है वो भी बताऊंगा। ये फॉल्ट जो आता है ज़्यादातर आपके यहीं से आता है, और कभी कभी ये फॉल्ट क्या होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मर आप देख रहे हैं इसमें लगा हुआ, ये ट्रांसफॉर्मर इसमें लगा हुआ देख रहे हैं, इसकी जो वायर्स हैं यहाँ से लूज हो जाती हैं। तो उस कारण से भी होता है, इसकी वायर में अगर कार्बन लग जाए, या फिर ये वायर हल्का सा ऐसे मतलब ड्राई सोल्डरिंग हो जाए, तो भी ये प्रॉब्लम यहाँ पर आने लगती है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को देखा, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर पे जाएं। अब मैंने इसको 12 वोल्ट दिया, तो ये 12 वोल्ट रिमोट वाली लाइन से इस आईसी के इस पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी को गया।
ये भी चालू होगी और ये मोस्टफेट की गेट की पिन पे आपको यहाँ पर देखिए चेक करना है। तो इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। उसके बाद ये मोस्टफेट की 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट आपका गेट का रहेगा। तो यहाँ पर मोस्टफेट 2 लगी हुई हैं, तो उसके गेट पे अगर आप चेक करेंगे, सॉरी यहाँ पर वोल्टेज वाले पे चलते हैं। तो गेट पे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर वोल्ट मिलेगी। 3.7 वोल्ट इस मोस्फेट को मिल रही है और दूसरी मोस्फेट को भी 3.7 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है। तो ये जो वोल्ट 3.7 वोल्ट यहाँ पर इस मोस्फेट को ड्राइव करने के लिए जो मिल रही है, वो इस आईसी से मिल रही है। TL494 इस आईसी का नंबर होता है, जिसको आप PWM कंट्रोलर आईसी या पल्स जनरेटर आईसी बोलते हैं। तो TL494 आईसी है। कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आने की वजह से आप सपोज आपने यहाँ पर इसको पावर दिया है, सब कुछ ओके है। आपके मोस्फेट पे सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपका इन्वर्टर सेक्शन ओके है कि नहीं। इन्वर्टर सेक्शन पे आपका मोस्फेट पे अगर फर्स्ट पिन पे वोल्टेज नहीं मिलता है, तो आपका ये जो आईसी है TL494 वो खराब होती है। इस आईसी के खराब होने से आपकी मोस्फेट को क्या होगा, ड्राइव वोल्ट नहीं मिलेगी। अगर मोस्फेट को ड्राइव वोल्ट नहीं मिलेगी तो मोस्फेट काम नहीं करेगा, क्योंकि मोस्फेट का मेन क्या काम होता है, एसी को आपकी 12 वोल्ट को आपके एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करना और फ्रीक्वेंसी जनरेट करके ट्रांसफॉर्मर को देना। अब मोस्फेट काम ही नहीं करेंगे तो फ्रीक्वेंसी उससे जनरेट नहीं होगी और वो ट्रांसफॉर्मर को सिग्नल नहीं देगा या वोल्टेज नहीं देगा। जब ट्रांसफॉर्मर को वोल्टेज नहीं देगा तो ट्रांसफॉर्मर उसको स्टेप अप नहीं करेगा। स्टेप अप ही नहीं करेगा तो मेन कैपेसिटर, यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हुए, उस पर ये 30 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट प्लस 30 वोल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस बड़ी बड़ी ईजी है, ये समझना इस चीज को, और ये छोटा सा सर्किट है जिसे रिपेयर कर पाना। मैं फिर से समझा दूं, जिनको समझ में नहीं आया फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं रिपीट करता है, तो रिपीट इसीलिए करता हूँ क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस थोड़ा सा मैं और एक समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट दिया, यहाँ पर ग्राउंड दे दिया है, बैटरी का ग्राउंड आ गया है और 12 वोल्ट यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर अभी तो मैंने ऑन टेबल में दोनों पे 12 वोल्ट दिया है। ठीक है, ऑन टेबल में गाड़ी में क्या होता है, इग्निशन से जो 12 वोल्ट निकलता है इस पे जाता है और यहाँ पर 12 वोल्ट जाएगा, और क्या होगा, ये 12 वोल्ट एक आईसी पे चला जाएगा और एक यहाँ पर ये मेन ट्रांसफॉर्मर की तरफ को ये 12 वोल्ट ये चला गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इसमें 12 वोल्ट जाएगा तो आईसी ऑन होगा। आईसी ऑन होगा तो आईसी की ये देखो इस वाली और इस वाली पिन से, इस वाली और इस वाली पिन से, यानी कि इसकी जो 9वीं और 10वीं नंबर की पिन है, यहाँ से गिनेंगे तो 8, ये 9 और 10 वाली पिन से दोनों मोस्फेट के दोनों चैनल्स के लिए क्या होगा, एक वोल्टेज निकलेगी, एक पल्स निकलेगी जो मोस्फेट को ड्राइव करवाएगी। ठीक है, अब मोस्फेट क्या होगा, जैसे मोस्फेट को एक वोल्ट मिली, यानी कि गेट पे इसकी एक पल्स, ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं पल्स होती है, एक पल्स मिली और मोस्फेट काम करना स्टार्ट कर गया, उसका ड्रेन और सोर्स काम करेगा। और जैसे काम करेगा तो ये जो 12 वोल्ट है, इसके यहाँ पर जो 12 वोल्ट मिल रही है, वो जो है यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा और वो फ्रीक्वेंसी आपके ट्रांसफॉर्मर में जाएगी। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि एसी वोल्ट पे काम करता है। एसी वोल्ट से एक, क्योंकि एसी वोल्ट में फ्रीक्वेंसी रहती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा और उस वोल्टेज को स्टेप अप करेगा। जैसे नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर आपने देखे होंगे घर पे, हम जो भी होम थिएटर वगैरह देखते हैं, तो उसी तर्ज पे ये ट्रांसफॉर्मर बना हुआ है। ये भी क्या होता है, जैसे हमारा 12 वोल्ट का 12 का ट्रांसफॉर्मर होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है, बस ये छोटे वाले यहाँ पर लगाए, छोटे रूप में यहाँ पर लगाया गया है, काम उसका वही है। तो ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मर 12 वोल्ट को 12 में, सॉरी ये आपका ये 30 में कन्वर्ट करेगा। अब 30 में कन्वर्ट करा इसने, एसी कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पर एक 4 रेक्टिफायर लगे हुए देखे, वो रेक्टिफायर क्या करेंगे, उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ये कैपेसिटर को, यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर पे जो 2 कैपेसिटर बड़े बड़े लगे थे उसमें यहाँ पर ये वोल्टेज भेजेंगे, मतलब कैपेसिटर को वोल्टेज देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर में माइनस वोल्ट, यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर में माइनस वोल्ट आ रहा है और एक कैपेसिटर में प्लस वोल्ट आ रहा है, एक माइनस है एक प्लस है। तो यहाँ पर ये 30 जो होगा ये आपके एम्पलीफायर सेक्शन को चला जाएगा। फिर ये जो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं यहाँ पर, 2 आप ट्रांजिस्टर्स देख रहे हैं इसके पीछे, ये ट्रांजिस्टर्स, ये ऑडियो एम्पलीफायर वाला इतना, फिर ये सेक्शन, फिर ये इस तरीके से काम करेगा। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे, जब इसमें पावर नहीं आती है तो आपने इन्वर्टर सेक्शन सबसे पहले देखना है। क्या देखना है, यहाँ पर आपकी यहाँ पर मॉसफेट में एक वोल्टेज बन रही कि नहीं फर्स्ट पिन पे, वो देखनी है। नहीं बन रही तो आपने TL494 आईसी को चेंज कर लेना है, क्योंकि यही आपकी मॉसफेट को ड्राइव करती है।
ये तो रहा इन्वर्टर सेक्शन। और मॉसफेट में वोल्टेज मिल रही है, फिर भी आपकी ये कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं आ रही है। मॉसफेट तो काम कर रही है लेकिन कैपेसिटर्स पे वोल्टेज नहीं बन पा रही है। उस केस में क्या करना है? उस केस में आपने ये ट्रांसफॉर्मर आपने क्या करने हैं, ट्रांसफॉर्मर की वायर वगैरह चेक करनी, कोई खराब तो नहीं है, कोई टूटी तो नहीं, वो चेक करनी है। और ये जो ट्रांसफॉर्मर के जो पॉइंट्स होते हैं, ये लूज तो नहीं है, वो रीसोल्डरिंग करके देख लेने हैं। तीसरी चीज है आपने मॉसफेट। मॉसफेट में गेट पे वोल्टेज तो जा रही है, लेकिन मॉसफेट आपकी ट्रांसफॉर्मर ओके है, लेकिन मॉसफेट क्या पता इंटरनली वो उसका सोर्स ड्रेन का प्रॉब्लम हो रहा हो, अंदर ओपन हो गया हो, तो मॉसफेट को भी चेंज करके देख लेना है। अगर फिर भी मॉसफेट सही है, ट्रांसफॉर्मर सही है, फिर भी आपके यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन पा रही है, तो जो यहाँ पर रेक्टिफायर में 4 डायोड लगी हुई हैं, ये 4 डायोड लगी हुई हैं, क्या पता इनकी प्रॉब्लम हो सकती है, हीट तो नहीं कर रही, शॉर्ट तो नहीं है, वो ज़रूर देख लेना है। अगर ये भी ओके है तो आपने ये कैपेसिटर देख लेना है, वीक तो नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इतना ही इसमें आपको चेक करना है। इतना चेक करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम यहीं से निकल जाएगा। ये तो रहा इन्वर्टर का सेक्शन। अब बात करते हैं ऑडियो का। अगर इन्वर्टर सेक्शन है, सब कुछ ओके है, वोल्टेज वगैरह सब कुछ बन रही है कैपेसिटर्स तक, तो फिर आपने अगर ऑडियो नहीं आ रही तो ऑडियो सेक्शन पे काम करना है। ऑडियो सेक्शन में क्या फॉल्ट आता है? ऑडियो सेक्शन में ये ट्रांजिस्टर्स आप देख रहे हैं, इनका फॉल्ट हो सकता है। ट्रांजिस्टर को चेक कैसे करते हैं? इसको आप डायोड मोड पे या बजर मोड पे रखिए और ट्रांजिस्टर को चेक कीजिए। ट्रांजिस्टर को देखिए, इसका बेस कलेक्टर अमीटर चेक कीजिए, कोई शॉर्ट तो नहीं है, इंटरनली ओपन भी हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर्स को एक बारी बाहर निकाल के या चेंज करके देख लेना है। ट्रांजिस्टर भी ओके हैं, फिर भी आपकी ऑडियो नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ पर 2 आईसी लगी हुई है 4558, ये बेस आईसी होती है। इनको भी आपने एक बारी चेंज करके देख लेना है। सारे कंपोनेंट देखने हैं, कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं है, जला तो नहीं है, ये सब चीज़ देख लेनी है। और आपने यहाँ पर ये वॉल्यूम भी इसके चेक कर लेने हैं, ठीक है। वैसे जो ये ऑडियो की प्रॉब्लम आती है, ये ट्रांजिस्टर खराब होते हैं, इसकी वजह से आती है। ये 4558 कम होती है खराब, ज़्यादातर ये ट्रांजिस्टर से ही आते हैं, ठीक है। पहले आपने वोल्टेज चेक करनी है, सब कुछ ओके, तो फिर आपने फिर ऑडियो सेक्शन पे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो आपका इसका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि इसमें 2 सेक्शन हमने जो आपको समझाए थे वो समझ में आ गए होंगे, और कैसे-कैसे काम कर रहा है वो भी आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, और 1 घंटे की वीडियो बना दूँगा, लेकिन समझाऊँगा ज़रूर। थैंक यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखेंगे, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होना चाहिए मेरे ख्याल से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना और कमेंट करके बताना कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आप मेरे को आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है। थैंक यू।